नमस्कार, आपका स्वागत है मरुधर विशेष के विशेष पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर जलदीप पथिक जी, जो कि राजस्थान सरकार के आयुष विभाग के पूर्व निदेशक हैं तथा बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं। एक सक्रिय प्रशासनिक अधिकारी, एक सक्रिय जनसेवक और एक सामाजिक कार्यकर्ता। डॉक्टर जलदीप पथिक जी, आपका हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, आपने इस मंच पर हमें आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। तो मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न है कि आप इस प्रशासनिक सामाजिक इस सेवाओं में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? जी मैडम, मैं सन 1996 में मेरी पोस्टिंग हुई थी आयुर्वेद शिक्षा अधिकारी के रूप में। उसके बावजूद प्रमोशन होते गए, वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी बने, फिर बाद में डिप्टी डायरेक्टर बने। तो भगवान ने मुझे शुरू से ही ऐसी सेवा का मौका दिया जिसमें जन सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, जन मानस की सेवा करना, लोक कल्याण की भावना से हमने सेवाएं की। उसके बावजूद मेरा प्रशासनिक पदों पर जो पदोन्नति हुई तो भी मेरे को वहाँ भी जन सेवा का ही मौका मिला, चाहे वो कर्मचारी छोटे हों, पियोन हो, नर्स कंपाउंडर हो या आम जनता हो। जनता की उसमें भी हमने जन सुनवाई की, जो जनता चाहती थी उसी तरह से, यानी कि अधिक से अधिक जन कल्याण की भावना शुरू से ही हमारे अंदर रही है। हम जनता की सेवा के लिए ही हमने शुरू से प्रयास किए हैं, चाहे वो रोगी हो, चाहे आम जनता हो। हमारा इस तरह का ध्येय रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो चिकित्सा के रूप में हो, चाहे उनका राजनीतिक रूप में। हम उनको अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसा कि हम सब जानते हैं आप बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं, तो आपके अनुसार राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके अनुसार, आपकी राय में? देखिए मैडम, राजनीति में अभी चूँकि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर यानी उसका मतलब प्रजा का शासन, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी प्रजा की भलाई होना चाहिए। उसकी प्रजा की जितनी भी मांगे हैं, जनता की जितनी मांगे हैं, जनता की जितनी समस्या हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी की सरकार बने, चूँकि वो प्रजातंत्र के अंदर जनता की सरकार बनेगी चुनी हुई, तो हम ये चाहते हैं कि भी जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि वो जनता के सेवक होते हैं और जनता की ही सेवा करें, न कि कोई भ्रष्टाचार घोटाला, न कि कोई किसी तरह का अपराध, और स्वच्छ और अच्छी छवि के आधार पर राजनीति चाहते हैं। जी, कि इसका उद्देश्य जन कल्याण के लिए जन होना कल्याण, चाहिए, जनता की, ना कि घोटालों के। प्रजातंत्र का मतलब ये होता है कि भाई जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया हुआ शासन। तो इसलिए जनता की भलाई के लिए तो जन प्रतिनिधि भी चुन के जाते हैं, वो जनता के तो अनुयायी रहते हैं, जनता के आदमी रहते हैं। आपके हिसाब से डॉक्टर साहब, आज के समय में समाज की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए कोमल जी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है जी। और सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखकर किसी संस्कृति के आधार पर, पहले हमारे ऋषि मुनि थे, उनके मार्गदर्शन पर, अच्छे महापुरुषों के मार्गदर्शन पर अगर मान लो समाज चलता है तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रह सकती। अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, तो हमारी इस नई पीढ़ी के अंदर बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा है, अशिक्षा का भी है। जितना प्रजातंत्र के अंदर जितनी प्रोग्रेस होनी थी जनता के सामने, तो हम देख रहे हैं युवा एक बेरोजगारी की तरफ भटक रहे हैं, नशा के प्रति प्रवृत्ति जा रहे हैं। सामाजिक जो सरोकार हैं, सामाजिक पद्धतियां हैं, सामाजिक जो मूल्य हैं, उनकी गिरावट धीरे धीरे आती जा रही है। तो हमें यह है कि हम सबसे पहले सामाजिक कुरीतियों को दूर करना होगा। उसके अंदर जो भी जिसी तरह की जो छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं उनको हम दूर करें, और जिस तरह से आगे हम उसी रूप से हम बढ़ पाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि बच्चे आजकल नशे के शिकार हो रहे हैं, आजकल बच्चे छोटे छोटे बच्चे हथियार रख रहे हैं। अब बच्चे माँ बाप से दूर रह रहे हैं, बच्चे माँ बाप की कोई आज्ञा पालन नहीं करते, सेवा नहीं करते, और वो बेरोजगारी में एक तरफ इस तरह से एक भटका उनका अलग सा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, जो हमारा रोजगार अच्छा रहे, हमारे युवा भटके नहीं।
मतलब उनका एक सही दिशा तय करना सही दिशा जरूरी तय है। करना जरूरी है। ये सबसे बड़ी चुनौती लगती ये है सबसे आपको। बड़ी चुनौती है। सर, आपको आपका आयुष चिकित्सा को लेकर आपका क्या संदेश है, और आज के आधुनिक परिवेश में आप इसकी क्या महत्वता बताना चाहते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आयुष चिकित्सा आज के आधुनिक जीवन में? कोमल जी, जैसे आयुष चिकित्सा का मतलब हम जिससे रिलेटेड है ना, आयुर्वेद, जी। यानी आयु का ज्ञान, आयु का विज्ञान, जी जी। इसको हमें इस तरह से देखना पड़ेगा कि प्रत्येक आदमी को जीवन के लिए, उसकी आयु को बढ़ाने के लिए, जीवन जीने के लिए आयुर्वेद का पालन करना चाहिए। उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें आयुर्वेद दिनचर्याएं अच्छी सिखाता है। भाई समय पर उठो, समय पर सो, अच्छा खाना खाओ। अगर हम आयुर्वेद में ऐसा भी है, अगर गलत आहार विहार करते हैं तो मनुष्य बीमार पड़ेगा, स्वाभाविक ही है। कुछ इसके अंदर आयुर्वेद के अंदर ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम एक साथ खाएंगे तो वो जहर बन जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आयुर्वेद में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करो, यानी लगभग 4 और 5 बजे जग जाओ। लेकिन आजकल लोग बाग 7-8 बजे जग रहे हैं। जी। और पहले से ही आयुर्वेद ये कहता है कि सूर्योदय से पूर्व ही जगना चाहिए। उसके बावजूद अपनी दिनचर्या शीतल जल से, ठंडा पानी पीने से ही शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले आप मटके का पानी पिए। लेकिन सर, आजकल तो गुनगुना पानी पीने का जो एक रिवाज चल पड़ा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ठंडा पानी कह रहे हैं लोग, गुनगुना पानी पीते हैं। नहीं मैडम, वो गुनगुना तो शास्त्रों में तो गुनगुने का कहीं आयुर्वेद में उल्लेख नहीं है। गुनगुना पानी का उल्लेख केवल आपको दवाई लेने पर, औषधि लेने के साथ ही आता है। और सुबह का तो सर्दियों में भी गुनगुना पानी पीने के लिए आयुर्वेद मना करता है। गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए। और आजकल जो प्लास्टिक की बोतलों में फ्रिज का पानी पीते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण के आधार पर ये ऐसा है, वहाँ संभव नहीं हो पाएगा कि मटके का पानी पी सकें। तो इसको, इस प्रवृत्ति को धीरे धीरे बदलना चाहिए। और मेरा सरकार से निवेदन है कि इस आयुर्वेद को, इनकी दिनचर्या को, इनके आचार विचारों को, आयुर्वेद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और उससे भी पहले क्या, पाठ्यक्रम में सरकार शामिल किया जाए 10वीं क्लास से नीचे, ताकि उनको दिनचर्या के बारे में मालूम हो जाए। अब जैसे मैं छोटे से उदाहरण बताता हूँ कि अब लोग बाग पहले कोई आजकल चाय पियेंगे, बेड टी है। बेड टी क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो केवल पानी पियो और डायरेक्ट आप सोच के लिए जाओ। उसके बावजूद आप कोई जगह कहते हैं चाय नहीं मिल रही, हम फ्रेश नहीं हो पा रहे, कोई बीड़ी नहीं मिल रही, धूम्रपान करेंगे तब जाएंगे। तो ये चीज़ें आयुर्वेद में नहीं है अपने। उसके बावजूद जैसे फिर शौच आदि के बाद में हमारा दंत मंजन भी होता है, अंजन भी करना बताया गया है, नश्य लेना भी बताया गया है कि नाकों में तेल डालो, यानी ये दिनचर्या के सुबह सुबह के पार्ट हैं। तो इन चीज़ों को सरकार को चाहिए कि उसके अंदर पाठ्यक्रम में लागू करे, ताकि लोगों को जागरूकता बढ़े, मिले, फॉलो करें इस चीज को और स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़े। जी। और अब आपको एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूँ दिनचर्या का, बहुत छोटा सा है कि जैसे अपने को दंत मंजन करना पड़ता है, ब्रुश करते हैं, ब्रुश का आयुर्वेद में उल्लेख ही नहीं है। उस टाइम दंत मंजन केवल हम नीम की दातुन, बबूल की दातुन आदि से कर सकते हैं। 2-4 प्रकार के वृक्ष और भी हैं जिनसे करते हैं, लेकिन अति उत्तम नीम की दातुन बताई गई है। अब उस नीम की दातुन को अगर हम टहलते टहलते करेंगे तो भी वो गलत है। अच्छा। उसको अपने को उकड़ू बैठकर, घुटनों के बल नीचे बैठकर, और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करना चाहिए, 2-3 मिनट करके उसको छोड़ दिया जाए। उसी में हम अपनी जीवान्य लेखन बोलते हैं, जीभ को साफ करना। उसी नीम की टहनी को हम पाड़ कर अपने जीभ को भी साफ कर लेते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो आयुर्वेद के जितने भी लोग हैं वो भी इन चीज़ों से परहेज रख रहे हैं। दूर होते चले जा रहे हैं। हाँ, वो भी इसको नहीं अपना रहे हैं, तो आम जनता कहाँ से अपनाएगी? इसलिए जैसे बच्चों को शुरू से ऐसे संस्कार मिल जाए, दिनचर्या उनकी सही रह जाए, तो कभी भी कोई बच्चा बीमार आने वाले टाइम में बीमार नहीं होगा। अब ये तो छोटी सी बात है। फिर उसके बाद में भोजन के बाद में सुबह अगर हम दोपहर में भोजन करते हैं, उसके बाद में हमें छाछ पीना जरूरी बताया है। सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात का दूध फायदेमंद रहता है। फायदेमंद, अति उत्तम रहता है। अब कई लोग सुबह ही दूध पी लेते हैं, जो गलत रहता है। काफ़ी चीज़ें आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद ये कहता है कि आप इसकी पालना करें। फिर खाना खाते ही हमें लेटना नहीं चाहिए। खाना खाते हुए आयुर्वेद में लिखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी काम निषिद्ध है। हम केवल और केवल घूम सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, पढ़ना, नहीं चलना, नहीं वजन उठाना, ये सब बंद है।
किसी भी टाइम के भोजन के बाद? किसी भी टाइम के भोजन के बाद हमें कम से कम भी उसमें तो 100 कदम टहलना बताया, लेकिन जितना हम टहल पाए, इतना जितना टहल हमसे पाए, possible धीरे धीरे हो, टहलने पाए, वो सबसे धीरे-धीरे बढ़िया है। सबसे उससे पेट की गैस की ये समस्या नहीं होगी। एसिडिटी वगैरह खाना खत्म खाते ही होती हमें एक है, हमें मंडूकासन में बैठना पड़ता है, तो आप उसमें आप मंडूकासन कर लो, बैठ जाओ, तो केवल एक ही आसन है आयुर्वेद में जो हम उसको खाना खाते ही कर सकते हैं। और बाकी अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगह लग रहा है ऐसा कि भाई सरकार भी एक दिन में योग करवा देती है, गलत है। सरकार भी दिन के अंदर सूर्य नमस्कार करवा देती, गलत है। सूर्य नमस्कार का मतलब ही सूर्योदय से टाइम ही है के टाइम। हाँ जी। अब कभी कभी उसको दिन में योग कर रहे हैं सरकार के, हम इन्हीं से कहना चाहते हैं सरकार को कि भी ये इन चीज़ों का पालन कराने के लिए आप पाठ्यक्रम लागू करो और उनको सख्ती से ताकि लागू लोगों को कराया जाए, प्रॉपर जानकारी मिले प्रॉपर आयुर्वेद जानकारी के हो। बारे में। आयुर्वेद प्राचीन, अति प्राचीन, जब कि भी हमारी हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस पद्धति को जाने और इसको जी। फॉलो करें। अब प्राचीन काल में 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का ही ये अंग है पार्ट आयुर्वेद। है। अब आप इनको लगभग 5000 साल पहले की ये परंपरा है और वो इतने चली लंबे आ समय गई। से चली आ रही है। और ये धीरे धीरे इसका भारतीय पाश्चात्य संस्कृति आई, पाश्चात्य संस्कृति जैसे यहाँ मुगलों का राज हुआ, यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ, तो इसको उन्होंने पीछे धकेला है। तो हम ये चाहते हैं कि भी ये अपनी ये संस्कृति दोबारा उसी तरह से लागू हो। और आयुर्वेद में ही सारा जीवन का बहुत बड़ा सार है। किसी भी प्रकार की आज की डेट में किसी को भी मशीन से चेक कराने की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद में लक्षण देख के बता देते हैं कि भी आपके ये बीमारी है। अब तो आप ये गलत परंपरा चल रही है, आपके बुखार है, जुकाम है, हर आप चीज ये का टेस्ट checkup, कराओ, पहले ये टेस्ट रिपोर्ट कराओ, लेके आओ, तब डॉक्टर उसके अंदर डायग्नोस करेंगे। वो बहुत गलत है। जनता के लिए वो खिलवाड़ है, पैसे लिए जाते हैं, कमीशन मशीनों का भी दिया जाता है, चिकित्सक का भी उसी में रहता है। अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी जांचें करवा लेते हैं और डायरेक्ट कुछ नहीं करते। जबकि आयुर्वेद के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है, उसको आदमी हाथ देख के, नब्ज देख कर भी बता सकता है, आपके लक्षणों से भी बता सकता है। तो उस जनता का पैसा भी बचेगा, वो गुमराह नहीं होगी जनता। कई प्राइवेट हॉस्पिटल मरणासन बताकर उसको मर भी जाता है, तब भी उसको डेड बॉडी को उसमें आईसीयू में भर्ती रखते हैं वो बिल बनाने के लिए। तो ये देश के लिए ये बहुत खतरा है, चिंता का विषय। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप राजनीति में आने का मन बना रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, तो राजनीति में आने के बाद आपकी रणनीति क्या रहेगी? कोमल जी, मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी प्रजा की भलाई करता है, असली राजनीति तो वो ही रहती है जी। और प्रजातंत्र में सबसे बड़ी बात है कि प्रजा का लाभ होना चाहिए, प्रजा की सेवा होनी जी चाहिए। सर, प्रजा की सेवा होनी चाहिए। आपके इरादे हिसाब से कि कोई विशेष मुद्दे, कोई विशेष विषय जिन पे आप काम करना चाहते हैं, स्पेशली जो आपको लगता है कि हाँ, हमें इनके लिए काम करना चाहिए? मैडम, अभी क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं जी। और सारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भारतीय संस्कृति का है। भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है ना, वो धीरे धीरे गिरते जा रहे जी। हैं। तो यदि हमें मौका मिलता है जी। तो हम इस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, हम हमारे समाज की अच्छे मूल्यों के लिए जी। और जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। राजनीति आदमी ही करते हैं जी। और आदमी, मैंने पहले किया है कि सामाजिक प्राणी है, आदमी ही करते हैं और आदमियों के लिए जी, ही करते हैं। आदमियों के लिए ही करते हैं। और अच्छे समाज के लिए, अभी आप किसी के लिए कह दो भाई सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक कार्यकर्ता उसी के लिए कहा जाएगा जो सामाजिक कुरीतियों को या समाज के उनके ऊपर काम करेगा। जी। और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो ही राजनीति में जाते हैं जी। धीरे धीरे। अब ये भी एक चिंता का विषय है कि आजकल राजनीति में जाने वाले अपराधी भी घुस रहे हैं, पूंजीपति भी आने लग गए हैं, पैसों से भी सब अनपढ़ भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी सब आ रहे हैं। ये भी प्रजातंत्र के लिए खतरा है, अच्छी बात नहीं है। भाई, जनता की भलाई के लिए वही आदमी जाएं जो जनता की सेवा कर सके। अपना त्याग चाहिए, राजनीति में त्याग चाहता है, मतलब परिवार का भी त्याग चाहिए, जी। समाज के लिए भी करने के लिए टाइम को आप चाहिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में आने के लिए भी कुछ मानक तय होने चाहिए? जी जी जी। अब अभी एक तरफ तो सरपंचों के लिए लागू कर दिया 10वीं पास जरूरी है जी। और MP MLA आप अंगूठा टेप ले रहे हो, ये तो गलत बात है ना। भाई, अगर छोटा सा पद है सरपंच का, उसकी आप शिक्षा अनिवार्य कर रहे देख रहे हैं हो तो और उनके जो लिए मंत्री रहते हैं
तो वो 8वीं पास, 5वीं पास, ये कौन सा न्याय है? मैं इन चीज़ों को अगर आता हूँ तो मैं इन चीज़ों को चाहे किसी भी पार्टी से आए लेकिन या एक नहीं मानक भी आए तय तो भी होने- हमारी एक ये मानक विचार तय रहेंगे। होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड जी। के लिए लागू होना चाहिए। ये हमारे विचार ऐसे रहेंगे, चाहे राजनीति में किसी भी पार्टी से आए या नहीं आए, फिर भी हम बाहर रहेंगे तो भी हमारी ये मांग है, जनता को हम जागरूक करेंगे, इस तरह की बात रखेंगे कि भी ये प्रजातंत्र में इस तरह के एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंत में कि मरुधर विशेष के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? कोमल जी, मैं सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेषकर आयुर्वेद का पालन करें, आयुर्वेद की दिनचर्या को अपनाएं, जी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आयुर्वेद की चिकित्सा लें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो जितने भी दर्शक हैं कम से कम वो भी सामाजिक कार्यकर्ता बने, समाज की कुरीतियों को दूर करें और अच्छी स्वच्छ छवि की राजनीति करें। और मैं इस अवसर पे उनकी सभी मरुधर विशेष के दर्शकों का मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। जल्दीप पथिक जी, आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सामाजिक और स्वास्थ्य के प्रति जो आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से आपके दीर्घायु की कामना करती हूँ और अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आने के लिए। शुक्रिया मैडम, आपने मुझे आपके इस मंच पर बुलाकर बोलने का मौका दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई आपको मैं भी अपने समय समय पर आपके इस ब्रॉडकास्ट को, आपके विचारों को जनता तक पहुँचाऊँ। और मैं को जब भी आप याद करेंगे पुनः मैं आपको सेवा का मौका दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।